मेरा नाम अफनान ताजुद्दीन है और हमारा एक डिमांड एंड सप्लाई जोन का इंडिकेटर है जो चार्ट पर डिमांड एंड सप्लाई जोन को प्लॉट करता है। अगर आपके पास इसका एक्सेस नहीं है और अगर आपको इसका एक्सेस चाहिए तो marketuptodate.com पर विजिट कीजिए एंड इस इंडिकेटर को परचेस कीजिए, इसका सब्सक्रिप्शन खरीदिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इंडिकेटर के जो सेटिंग्स है उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है वो देखेंगे। ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास हमारे इंडिकेटर का एक्सेस है और जो जानते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई जोन का लॉजिक क्या है और उसके ऊपर स्ट्रेटेजीज कैसी वर्क करती है और स्ट्रेटेजीज को यूटिलाइज किस तरह करना है। उनके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि इंडिकेटर में इतने फीचर्स है, इतने ऑप्शंस है कि हमारे जो सब्सक्राइबर है इंडिकेटर के उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से ऑप्शन को ऑन रखे और कौन से ऑप्शन को ऑफ रखे। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और अगर आप नए हैं, आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट मालूम नहीं है, फिर भी आप इस वीडियो को देखिए या आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। हम हमारे नेक्स्ट वीडियोस में डिमांड एंड सप्लाई जोन के कॉन्सेप्ट को इन डेप्थ कवर करेंगे फ्यूचर में। तो इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे टर्म यूज करूंगा जो शायद आपके समझ में नहीं आएंगे, लेकिन सब्र रखें, हम वो सब चीजों को आगे कवर करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। इंडिकेटर चार्ट पे लगाने से पहले हमें ट्रेडिंग व्यू जो है उसके अंदर कुछ सेटिंग्स करनी है। पहले मैं इंडिकेटर लगा लेता हूं। इंडिकेटर लगाने के लिए आपको इनवाइट इंडिकेटर पे क्लिक करना है। इंडिकेटर्स पे इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट में आना है। आपके पास अगर एक्सेस है इंडिकेटर का तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपके पास एक्सेस नहीं है, सब्सक्रिप्शन एक्सपायर हो गया, तो आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। आपको फिर से सब्सक्राइब करना पड़ेगा, या आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है 1 महीने के लिए तो उसको आप रिन्यू कीजिए। तो ये यहाँ से जाएगा नहीं यहाँ पे इंडिकेटर। मैं इसको चार्ट पे लगा लेता हूँ। आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन नहीं है तो आप marketuptodate.com पर जाके इस इंडिकेटर को परचेस कर सकते हैं। मैंने इंडिकेटर को चार्ट पे लगा लिया। इसके बाद हमें कुछ सेटिंग करनी है। ये मैंने फ्री अकाउंट क्रिएट किया है आपको बताने के लिए। ओके, तो इसमें सेटिंग जो करनी है पहले हमको ट्रेडिंग व्यू पे ही करनी है। यहाँ पे टॉप पे सेटिंग का ऑप्शन है, चार्ट सेटिंग का, इसमें जाइए। इसमें सिंबल में है ये ऊपर टॉप में। तो ठीक है, यहाँ पर मैं कोई ये रिलायंस का ओपन चार्ट ओपन कर लेता हूँ एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूँ। तो उसके बाद हम सेटिंग करेंगे। सिंबल में आना है। यहाँ पर जो है सेशन, यहाँ पे रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है। आरटीएच बोलते हैं इसको, आरटीएस सेलेक्ट करना है, टीटीएस सेलेक्ट नहीं करना। एंड एडजस्ट डेटा फॉर डिविडेंड, इसको ऑन रखना है। ये दो सेटिंग करना ही है आपको। तो तो आपको जोन जो है वो सही दिखेंगे। उसके बाद स्टेटस लाइन में आना है यहाँ पर एंड टाइटल्स में आर्ग्यूमेंट है, इसको ऑफ करना है। जिसको जैसे ही ऑफ करूंगा तो एक यहाँ पे इंडिकेटर के आगे एक अनवांटेड लाइन है, ये चली जाएगी। ओके, इसके बाद जो है आपको और दूसरी कोई चेंजेस नहीं करना है। इसको आप ऑन रखिए। प्राइस स्केल में काउंटडाउन टू बार क्लोज, इसको ऑन रखिए। टाइम आवर्स फॉर्मेट में इसको 12 आवर्स कर दीजिए एंड ओके कर दीजिए। तो ये इन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट की सेटिंग हो गई। और एक सेटिंग बाकी है। यहाँ पे बॉटम में सेटिंग का आइकन है, यहाँ पे क्लिक कीजिए एंड स्केल प्राइस चार्ट ऑन कीजिए। ये इधर आरटीएच होना चाहिए, रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स, एंड ये एडजस्टेड जो है एडीजे, ये ऑन होना चाहिए। तो कभी गलती से इस पे क्लिक हो जाए तो आप हमेशा ध्यान में रखिए कि ये आरटीएच होना चाहिए, तो ये एडीजे ब्लू होना चाहिए। ठीक है, यानी सिलेक्टेड होना चाहिए। ये ट्रेडिंग व्यू की सेटिंग के बाद हम इंडिकेटर में अभी जो इसके कंपोनेंट्स है इसको समझते हैं। इसका जो फर्स्ट कंपोनेंट है ये है नंबर ऑफ जोन्स। चार्ट पे कितने जोन्स होने चाहिए ये उसकी सेटिंग है, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूं कि चार्ट पर ज्यादा पुराने जोन से आप ट्रेड मत लीजिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है डिमांड एंड सप्लाई का अनफिल्ड ऑर्डर्स के ऊपर या पेंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर। कि जहां पे हम अज्यूम करते हैं कि ये जो डिमांड जोन है वहां पर स्मार्ट मनी के पेंडिंग ऑर्डर्स है। जितना जोन पुराना होगा तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं कि वहां पे पेंडिंग ऑर्डर्स हो।
तो हमेशा फ्रेश जोन देखिए। जैसा आप यहाँ पे अगर आई आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैं इसमें मेंशन किया हूँ कि जो इंट्राडे टाइम फ्रेम है 5, 10, 15 मिनट्स, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पुराना ओल्ड जोन को कंसीडर कीजिए। 15 एंड 125 मिनट के जो जोन्स है वहां पे ज्यादा से ज्यादा 7 दिन का पुराना जोन देखिए। एंड जो डेली टाइम फ्रेम अगर आप देख रहे हैं तो मैक्सिमम 2 मंथ्स। वीकली टाइम फ्रेम में कंसीडर कीजिए ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ ओल्ड जोन। एंड मंथली टाइम फ्रेम में ज्यादा से ज्यादा 2 years पुराना जोन देखिए। उससे ज्यादा पुराने जोन हमने नहीं देखने हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट 7 रखे हुए हैं। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। अगर इसको मैं दोनों को ऑफ कर दूंगा ना तो चार्ट पे जितने जोन है वो सब डिस्प्ले हो जाएंगे। तो इसको ऑन ही रखिए। अगर आपने इसको ऑफ कर दिए तो आपका चार्ट, आपके चार्ट पे सिर्फ जोन ही जोन दिखेंगे आपको। तो ये फर्स्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है ये है अलर्ट का। ये बेस्ट है उन लोगों के लिए जिनके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन है। अगर आपके पास फ्री प्लान है ट्रेडिंग व्यू का तो ये आपके लिए उतना बेनिफिशियल नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू के पेड प्लान पे आप नंबर्स ऑफ अलर्ट लगा सकते हैं बहुत ज्यादा। हर प्लान के लिए अलग अलग लिमिट है। ओके, तो फ्री प्लान जो है उसमें मैक्सिमम 6 अलर्ट लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लगा सकते। अलर्ट का मतलब ये है कि मैं डायरेक्टली थर्ड लाइन पे आता हूं, ऑन डिमांड जोन। जब ये ऑन रहेगा तब जब भी प्राइस डिमांड जोन के करीब आएगी, जैसा जब ये प्राइस जो है ऊपर से नीचे आई डिमांड जोन के करीब, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। आपने अगर अलर्ट सेट किए होंगे तो अलर्ट कैसे सेट करना है पहले हम वो देखते हैं। इंडिकेटर पे सिलेक्ट करना है, सिंगल एक क्लिक करना है एंड अल्ट ए दबाना है। अल्ट ए, तो ऐसा आ जाएगा। यहाँ पे क्रिएट करना है। ओके, या फिर यहाँ पे ऑप्शन है अलर्ट का, इस पे क्लिक करना है। स्टॉक का नाम जो दिख रहा है उसकी जगह पे इंडिकेटर को सिलेक्ट करना है एंड क्रिएट करना है। अलर्ट के अंदर दूसरी चीजें भी है, नोटिफाइंग ऐप, शो पॉपअप, प्ले साउंड। पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं तो इस पे मैं डिस्कशन नहीं करता। यहाँ पे अलर्ट की एक्सपायरी कितनी होगी वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अलर्ट लगाना कैसा है, इंडिकेटर पे क्लिक करना है, अल्ट ए दबाना है या फिर यहाँ पे जाके सिलेक्ट करना है। ओके, मैं फिर से सेटिंग में आ जाता हूं। जब आपने अलर्ट सेट किए किसी स्टॉक पे तो जब भी इसमें जो क्राइटेरिया मेंशन है वो मैच होगी तो आपको अलर्ट आएगा। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है मिनिमम आरआर फॉर अलर्ट, आरआर का मतलब है रिस्क टू रिवॉर्ड। तो जब भी रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 का होगा, यानी रिस्क 1% एंड टारगेट 2% या उससे ज्यादा, 1:2 मिनिमम या उससे ज्यादा कितना भी, तो आपको अलर्ट आएगा। अगर मैं मुझको खरीदना है, यहां पर ये डिमांड जोन पे खरीदना है, तो मैं क्या चाहूंगा कि रिस्क टू रिवॉर्ड जो है मेरा कि एटलीस्ट 1:2 हो। अगर मैं ये जोन देखूं तो ये ऊपर सप्लाई जोन है, ड्रॉप 2 बेस ड्रॉप, एंड ये नीचे डिमांड जोन है, रैली 5 बेस रैली। तो क्या मैं इस जोन पे खरीदूंगा? ऑफ कोर्स नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां पर खरीदूंगा प्रॉक्सिमल पे, जैसा कि हमको मालूम है एंट्री होती है डिमांड जोन के, एंड सप्लाई जोन के प्रॉक्सिमल पे हमारा टारगेट होता है। तो अगर मैं यहां पे अगर खरीदने का सोचूं तो टारगेट मेरा कितना होगा? टारगेट मेरा होगा, टारगेट एंड आरआर मेरा कितना होगा पहले मैं बताता हूं। आरआर होगा 1.47। आरआर जो है वो बहुत कम है रिस्क टू रिवॉर्ड। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करूंगा डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल पे तो ये डिजिटल के थोड़ा नीचे बफर रख के मेरा एसएल होगा, एंड सप्लाई जोन के डिजिटल प्रॉक्सिमल तक मेरा टारगेट होगा। तो ये आरआर मेरा कम है। तो जब भी प्राइस डिमांड जोन पे आएगी और आरआर 1:2 नहीं रहेगा तो आपको अलर्ट नहीं आएगा। ये पहली कंडीशन है अलर्ट की, कि अलर्ट में आरआर जो है रिस्क टू रिवॉर्ड एटलीस्ट 1:2 होना चाहिए। जैसा अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 75 मिनट होगा, और एग्जीक्यूशन हायर टाइम फ्रेम जो होगा वो मेरा डेली टाइम फ्रेम होगा। तो क्या होगा, जो जो मेरा हायर टाइम फ्रेम है डेली, तो उसके हिसाब में मेरा जो ट्रेड है वो कैसा हो जाएगा, DIT, डेली इनकम ट्रेड। HIT यानी अवर्ली इनकम ट्रेड, इसमें हायर टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर 2 आवर होगा या 75 मिनट 125 मिनट होगा। WIT यानी वीकली इनकम ट्रेड। तो ये सब क्या चीजें हैं ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एसएल बफर का मतलब खाली यही है, कुछ कैलकुलेशंस के ऊपर किया हुआ है कि अभी अगर मैं एसएल बफर DIT सिलेक्ट करूं
तो यूजुअली क्या होता है, हम लोग ट्रेड यहाँ पे प्लान करते हैं, जो प्रॉक्सिमल लाइन है वहां पे एंट्री करते हैं एंड डिजिटल लाइन स्टॉप लॉस रखते हैं। उसमें क्या होता है, स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो हम थोड़ा बफर रखते हैं नीचे। अभी अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ये डिजिटल लाइन जो है इसकी 2415 है, लेकिन यहाँ पे मुझको जो एसएल बता रहा है वो बोल रहा है 2414.52 पे रखो। तो मैं यहाँ पे उसको उठा के 2414.52 तकरीबन यहाँ पे रखूँ, थोड़ा बफर के साथ रखूंगा 2414.52। तो क्या हो गया, देखिए प्राइस जो है नीचे आई, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर कहीं पे एसएल रखा होता तो मेरा हिट हो गया रहता, एसएल मेरा हिट हो गया रहता, लेकिन मैं बफर के साथ नीचे रखा हूं, तो क्या होगा, मेरा एसएल हिट नहीं होगा। तो ये उसकी सेटिंग है कि डिजिटल लाइन से कितना दूर होना चाहिए। तो आपका जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसके उसके हिसाब में ये सिलेक्ट कीजिए। ये कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है कि जैसे ही प्राइस आती है डिमांड जोन पे, कभी कभी इसको टच करके निकल जाती है, तो आपको अलर्ट कब आए, इसके अंदर मैंने ऑप्शन रखे हैं, क्लोज टू जोन, क्लोज टू द जोन, स्लाइटली अवे फ्रॉम द जोन एंड एक्सट्रीमली क्लोज टू जोन। तो एक्सट्रीमली क्लोज का मतलब कि प्राइस जो है वो एकदम क्लोज आ गई है डिमांड जोन के, एंड स्लाइटली अवे फ्रॉम द जोन का मतलब है कि प्राइस थोड़ी जोन से दूर है लेकिन जोन की तरफ जा रही है। तो ये ऑप्शन को यूटिलाइज करने से आपके पास आपको फायदा ये होगा कि प्राइस जोन को टच करने से पहले ही आपको अलर्ट आ जाएगा। तो आपके पास इतना इनफ टाइम होगा कि आप आपका ट्रेड प्लान करें। अगर इसको मैं ऑफ कर दूंगा तो ऐसा होगा कि जब प्राइस इसको आएगी टच करेगी तभी अलर्ट आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है ये इसको ऑन ऑन है, उसको ऑन ही रखिए। ऑन डिमांड जोन करूंगा तो जब भी डिमांड जोन पे प्राइस आएगी विथ जो मेरे क्राइटेरियाज है उसको मीट करके, तो ही मुझको अलर्ट आएगा। मैं सिर्फ बाय करता हूं, मैं शॉर्ट सेल नहीं करता, तो ऑन डिमांड जोन ही ऑन रहता है मेरा। अगर मैं ऑन चार्ट करूंगा तो इससे चार्ट के ऊपर कुछ मार्किंग हो जाएगी, मैं बताता हूं आपको। ये देखिए, अलर्ट कब आया था, लास्ट अलर्ट रिलायंस में आया था 27 जुलाई को। और क्या हो गया, अलर्ट आने के बाद यहाँ पे कुछ अलर्ट आया होगा, अलर्ट आया, यहाँ पे डिमांड जोन था, अलर्ट आया और प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पर भी देखिए डिमांड जोन था, यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ पर अलर्ट आया, ऊपर चली गई। तो इसको भी ऑन रख सकते हैं आप, अगर आपको इस तरह चार्ट पे देखना है तो, कि कहाँ कहाँ पे आया था। सप्लाई जोन के लिए जो है वो ऊपर मार्किंग होती है, ये ये जो है, ये ब्लू वाले, ये सप्लाई जोन वाले। आप बोलेंगे कि ये आप इतना पीछे क्यों चले गए, ये तो जुलाई में अलर्ट आया था लास्ट 15 मिनट टाइम फ्रेम में रिलायंस में, तो ऐसा क्यों। तो हमारे जो ये क्राइटेरियाज है ना, इनका मीट होना बहुत जरूरी है। क्राइटेरियाज क्या है, पहला क्राइटेरिया हमारा था कि मैं डिमांड जोन के इसको ऑन ही रखता हूं। पहला क्राइटेरिया था हमारा कि रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 होना चाहिए मिनिमम, तो ये अलर्ट आना चाहिए। 1:2 नहीं है तो अलर्ट मत हमको। दूसरी कंडीशन है कि फॉलो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड। जैसा कि हमको मालूम है कि हम ट्रेंड इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखते हैं, जो हमारी बीच वाली टाइम फ्रेम होती है इंटरमीडिएट। तो अगर इसको आप अगर ऑन रखेंगे ना, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो भी होगी उसके हिसाब में ही आपको अलर्ट आएगा। जैसा कि अगर आप बाय करते हैं डिमांड जोन पे, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का ट्रेंड अप होना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। आपको ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करना है। अगर प्राइस ऊपर जा रही है, अप ट्रेंड में है, और प्राइस जोन पे आई है, पुल बैक लेने को आई है जोन पे, तो ही आपको अलर्ट चाहिए। अगर प्राइस अगर स्टॉक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में है और आपको बाय का सिग्नल आ रहा है, तो कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि आपके एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। जब इसको आप फॉलो फॉलो आईटीएफ ट्रेंड करेंगे, तो आईटीएफ जब भी अप ट्रेंड में होगा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम, तो ही आपको अलर्ट आएगा। आप बोले कि आईटीएफ टाइम फ्रेम में कहां पे क्लिक करूंगा, तो वो यहाँ पे ट्रेंड टेबल है नीचे बॉटम में। तो आईटीएफ
ट्रेंड की टाइम फ्रेम कौन सी होनी चाहिए वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। जैसा अगर मैं 15 मिनट कर रहा हूँ और मेरा इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो है 75 मिनट है, तो मैं उसको यहाँ पे कर सकता हूँ। हायर टाइम फ्रेम मेरा डेली है तो मैं देख सकता हूँ। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड मालूम करना जरूरी नहीं है, लेकिन कैसा है, अगर आईटीएफ भी अप ट्रेंड में है एंड हायर टाइम फ्रेम भी अप ट्रेंड में है तो उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये बाय डिफॉल्ट ये दोनों ऑन है। मेन जो है वो यहाँ पे है फॉलो आईटीएफ ट्रेंड। तो ये आईटीएफ ट्रेंड अब मैंने 75 मिनट सेलेक्ट किया, तो जब भी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम यानी 75 मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में होंगी तो अलर्ट आएगा डिमांड जोन का। ओके, देखिए मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा था, पहले यहाँ पे डेली सिलेक्ट किया हुआ था, मैंने उसको 75 मिनट कर दिया, तो यहाँ पे जो है अलर्ट के बढ़ गए एरोस। ओके, उसके बाद जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंडेड कंडीशन। एक्सटेंडेड कंडीशन कैसा है कि ये जो हमारा मूविंग एवरेज होता है 20 डेज का, ये प्राइस के साथ मैग्नेट का काम करता है। प्राइस हमेशा 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर आती है। कौन सा होना चाहिए मूविंग एवरेज? हम डेली का, हमारा जो हायर टाइम फ्रेम है ना उसको हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हम डीआईटी ट्रेडर है, डेली इनकम ट्रेडर, तो हम टाइम फ्रेम सिलेक्ट करेंगे डेली कि प्राइस जो है ईएमए 20 से एक्सटेंडेड नहीं होनी चाहिए। एक्सटेंडेड का मतलब क्या है, अभी मैं ऐसा आपको दिखाता हूं। ये है ईएमए 20 और ये है प्राइस यहां पर। तो ये क्या है, प्राइस ईएमए 20 से दूर है, यानी प्राइस ईएमए 20 से एक्सटेंडेड है। तो ये कंडीशन ऐसी है कि जब भी ये ऑन रहेगी तो डेली ईएमए से जब भी प्राइस दूर होगी आपको अलर्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस जो है वो हमेशा ईएमए 20 की तरफ खींची चली आती है। और मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में जाके आपको और अच्छे से समझाता हूं कि ईएमए 20 का पावर क्या है। अभी इस पे जो ईएमए दिखेगा वो 20 ही दिखेगा। तो देखिए ये रिलायंस का चार्ट है, प्राइस ऊपर गई ईएमए 20 पे आई, ईएमए 20 पे आई, प्राइस ऊपर गई, ये एक्सटेंडेड हो गई, ओवर एक्सटेंडेड, क्या हो गया, ईएमए 20 पे आई, ये अप ट्रेंड था, फिर क्या हो गया, डाउन ट्रेंड शुरू हो गया। प्राइस ईएमए 20 पे गई, नीचे गिर गई, प्राइस ईएमए 20 पे गई, फिर से नीचे गिर गई। जब साइडवेज होगा ना तो ईएमए 20 इतना वर्क नहीं करता, लेकिन जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है तो ईएमए 20 बहुत वर्क करता है। ईएमए 20 को अल्गो ट्रेडिंग में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। जो एक फेमस इंडिकेटर है बॉलिंजर बैंड, उसके अंदर भी जो मिडल वाला जो बैंड होता है वो ईएमए 20 वाला ही होता है, जो बीच वाली जो लाइन होती है। तो ईएमए 20 एज अ मैग्नेट काम करती है। तो जब भी प्राइस ईएमए 20 से दूर हो डेली के, तो हमें उस डिमांड जोन पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको, आपने कोर्स ऑलरेडी किया हुआ है तो आपको मालूम ही होगा कि ईएमए 20 का पावर क्या है। एक्सट्रीमली क्लोज टू ईएमए 20 का मतलब ये है कि प्राइस जो है नजदीक है, बिल्कुल ईएमए 20 से नजदीक है। जैसा ये कैंडल जो है ईएमए 20 के नजदीक है, यानी एकदम ईएमए 20 को टच नहीं किया लेकिन नजदीक है। क्लोज टू ईएमए 20 यानी बहुत यानी थोड़ा थोड़ा नजदीक है। स्लाइटली एक्सटेंडेड फ्रॉम ईएमए 20 का मतलब यह है कि प्राइस थोड़ी ईएमए 20 से दूर है, लेकिन जैसे ही इसको आप ऑफ कर देंगे तो ये एक्सटेंडेड वाली कंडीशन चली जाएगी। आपको बहुत सारे अलर्ट आएंगे। जैसा अभी मैंने उसको ऑफ कर दिया है और मैं वापस से 5 मिनट में चला जाता हूँ, 15 मिनट में, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रेड्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ सिग्नल्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन ये फॉल्स सिग्नल्स बहुत सारे हो जाएंगे। इसको ऑन रखने पे जो अलर्ट आएंगे वो पावरफुल काम करें। प्राइस ईएमए 20 से एक्सटेंडेड है, इसका मतलब प्राइस एक्सपेंसिव है। हम लोग जब प्राइस सस्ती होगी ईएमए 20 के पास आएगी तब हम खरीदेंगे। ओके, तो मैं इसको ज्यादा और डीप में नहीं आता, हम लोग जब इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे तो ये सब ईएमए 20 वाला कॉन्सेप्ट डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ट्रेंड टेबल। तो आपका आईटीएफ इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम जो होगा आप उसको सिलेक्ट कीजिए, हायर टाइम फ्रेम को सिलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पे बॉटम में ये दिखाएगा, एक टेबल दिखाएगा, इसमें टाइम फ्रेम होगा और ट्रेंड बताएगा।
कि 75 मिनट का ट्रेंड क्या है, डेली का ट्रेंड क्या है, जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा। ओके, और जो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम है आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, जो भी सिलेक्ट करेंगे तो अलर्ट में वही यूज होगी। आप इसको चाहे ऑन रखे या ऑफ रखे, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। उसके नीचे जो ऑप्शन है वो है साइज का, टेबल की साइज क्या होनी चाहिए। जैसा अभी स्मॉल है, टेक्स्ट की साइज उसकी राइट साइड में है एंड बॉटम में, तो ये राइट साइड का बॉटम, अगर मैं इसको मिडल कर दूंगा तो ये बीच में आ जाएगा। लेफ्ट कर दूंगा, इसमें ऑप्शन है, वो आप आपके हिसाब में कस्टमाइज कीजिए जैसा आपको बेस्ट लगे। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है वो है जोन एंड ट्रेड कंपोनेंट्स टेबल। ये क्या है, ये वाला है। जोन कंपोनेंट्स को मैं ऑन कर देता हूँ, डिमांड जोन को ऑन कर देता हूँ, सप्लाई जोन को ऑन कर देता हूँ। ये ट्रेड कंपोनेंट्स में भी मैं सप्लाई जोन को भी ऑन कर देता हूँ। इसमें है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रॉक्सिमल लाइन, डी जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टल लाइन। डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन जैसा कि हम सबको मालूम है ऊपर होती है, डिस्टल लाइन नीचे होती है। सप्लाई जोन में प्रॉक्सिमल लाइन नीचे होती है एंड डिस्टल लाइन ऊपर होती है। डिस्टल लाइन का इस्तेमाल होता है स्टॉप लॉस रखने के लिए। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो लेटेस्ट वाला जो भी डिमांड जोन रहेगा या सप्लाई जोन रहेगा उसकी डिटेल आपको यहाँ पर दिखेगी। लेफ्ट साइड में जो है ये डिमांड जोन की डिटेल दिखेगी, राइट साइड में आपको सप्लाई जोन की डिटेल दिखेगी। एन लिखा हुआ है, एन का मतलब ये है कि यहां पर सप्लाई जोन अवेलेबल नहीं है, कोई भी लेटेस्ट वाला सप्लाई जोन नहीं है। और जब कोई डिटेल ही नहीं होगी तो यहाँ पे एन दिखाएगा। आप यहां पर अगर देखेंगे तो ये डिमांड जोन का प्रॉक्सिमल लाइन दिखा रहा है 2417.12। तो ये है प्राइस उसकी, ये जो है प्रॉक्सिमल लाइन देखिए 2417.2, तो ये है प्रॉक्सिमल लाइन। डिजिटल लाइन ये है 2413.7 या 0.6 एग्जैक्टली। इसका जो लो, इस कैंडल का जो लो है वो, तो यूजुअली ये जो टेबल है वो ऑफ रहता है, क्योंकि हमको यहां से ही बहुत डिटेल मिल जाती है ट्रेड कंपोनेंट टेबल से। जोन कंपोनेंट टेबल हमको डिजिटल लाइन एंड प्रॉक्सिमल लाइन की डिटेल दे देता है, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। आप बोलेंगे ये क्या ट्रेड कंपोनेंट्स टेबल क्या है, क्या मैं इसको देख के बाय बाय और सेल करूं? तो नहीं, आपने इसको देख के बाय सेल जरूर करना ही नहीं है। मुझको एक ब्रदर का मैसेज आया कि क्या मैं उसमें जो दिखा रहा है एंट्री, स्टॉप लॉस, आरआर एंड टारगेट, उसके हिसाब में ट्रेड करूं? तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आप आपका एनालिसिस करो, ये खाली डिटेल, ये टेबल खाली आपको एग्जीक्यूशन फास्ट करने में मदद करेगा। ये आपको जरा भी बाय एंड सेल के सिग्नल्स नहीं देता। तो इसमें क्या रहेगा हमारा क्राइटेरिया कि जब भी प्राइस यहां पर आए डिमांड जोन पे तो हमको बाय करना है। तो आपको अलर्ट कब आएगा, आपने रखे क्लोज टू जोन, तो जब भी प्राइस जोन के करीब आएगी आपको अलर्ट आ जाएगा। जैसे ही आपको अलर्ट आएगा आपने क्या करना है, आपने चार्ट ओपन करना है और इसको देखना है। आप पहले एनालिसिस कीजिए, आपका हायर टाइम फ्रेम देखिए, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम देखिए, और जब आपको फाइनल हो जाएगा अभी खरीदना है तो आप इसको देखकर, इस टेबल को देखकर एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एंट्री बता देगा, जो डिमांड लाइन की प्रॉक्सिमल लाइन है वो एंट्री है। ये जो रिप्रेजेंट करता है ये बाय वाले इसको प्रेजेंट करता है, बाय करने। जब भी डिमांड जोन पे आएगा तो ये उसको डिफाइन करता है। सप्लाई जोन पे जब प्राइस जाएगी तो ये उसको ये करता है, रिप्रेजेंट करता है। हम लोग शॉर्ट सेल करते ही नहीं है, हम लोग हमेशा बाय करते हैं। तो ये ऑफ है बाय डिफॉल्ट। सप्लाई जोन वाली आपको, सप्लाई जोन वाला टेबल आपको दिखेगा नहीं, डिमांड जोन वाला टेबल दिखेगा। मैं आपको डिमांड जोन वाला टेबल की डिटेल बता देता हूँ। सप्लाई जोन वाला ऑन करेंगे तो आपको शॉर्ट वाले सेल की, शॉर्ट सेल के ट्रेड की इंफॉर्मेशन बता देगा। लेकिन हम लोग जो है सिर्फ बाय करते हैं, शॉर्ट सेल नहीं करते, इसलिए ऑफ है। तो मैं आपको भी इसको, इस टेबल को फौरन एक्सप्लेन कर देता हूँ। टी रिप्रेजेंट करता है टारगेट को, ई रिप्रेजेंट करता है एंट्री को, एस एल रिप्रेजेंट करता है स्टॉप लॉस को, आर एल रिप्रेजेंट करता है रिस्क टू रिवॉर्ड को। आपका अलर्ट क्राइटेरिया मैच हो या ना हो, आपकी बाय कंडीशन मैच हो या ना हो, अगर चार्ट पे एक सप्लाई जोन है, एक डिमांड जोन है, तो आपको ये टेबल में डिटेल मिलेगी। ओके,
ई देखते हैं, ई एन एंट्री, तो हम लोग को बाय करना है तो ऑब्वियसली हम डिमांड जोन के प्रॉक्सिमल पे बाय करेंगे। तो ये बता रहा है 2360.7, तो ये एंट्री है हमारी। करंट प्राइस से कितना दूर है वो भी बता रहा है। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। अभी करंट प्राइस क्या है, ये है, मैं मेजर करके बताता हूं आपको। करंट प्राइस से 2.46% नीचे है। ये राइट साइड में जो टारगेट है, राइट साइड में जो परसेंटेज है, वो करंट प्राइस से आपकी एंट्री किधर है वो बता रहा है। ओके। दूसरा इसके अंदर ऑप्शन है, वो है एस एल। एस एल जैसा कि मैं बताया, थोड़ा बफर के साथ होता है हमारा। एस एल कितना बता रहा है, 2335 एंट्री कर रहे हैं, तो हमारा एस एल तकरीबन ऐसा कुछ होगा। वो बता रहा है कि 1.09%। एस एल एंट्री से 1.09% होगा, एंड करंट प्राइस जो है उससे 3.52% नीचे है। ओके। ये मैं एग्जैक्टली मार्क नहीं किया इसलिए आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन जब इसको एग्जैक्ट मार्क करेंगे तो इसमें जो डिटेल है वही आ जाएगी। एंड आर आर जो दिख रहा है ये 3.09, ये क्या है कि जब आप यहां पे बाय करेंगे, मैं यहाँ पे लगा के बता देता हूं आपको। यहाँ पे क्लिक किया, मेरा टारगेट ये होगा, स्टॉप लॉस ये होगा। मैं डिट्टो इसमें जो सेटिंग है उसके हिसाब में करके बता देता हूं आपको। 2360.7, 2360.7 एंट्री हमारी। टारगेट है हमारा 2440, 2440, एंड स्टॉप लॉस जो है हमारा 2335.02 है। मैंने 20 कर दिया था, तो 02। ओके, तो ये एग्जैक्ट डिटेल है। यहाँ पे कितना बता रहा है, आर आर 3.09, तो ये देखिए 3.0। तो ये जो कैलकुलेशन करना है आपको, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे ही अलर्ट आ जाए, आपका क्राइटेरिया मैच हो रहा है, तो आप इस टेबल को देख के डायरेक्टली आपके ब्रोकर के अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आपने अगर यहाँ पे एंट्री ले ली है, समझ लीजिए आपने यहाँ पे कुछ एंट्री ले ली है और अभी प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपका टारगेट जो है वो कितना दूर है। कहां पे मालूम पड़ेगा, जो राइट साइड वाला ये जो परसेंटेज दिखा रहा है ना, वो आपको करंट प्राइस से टारगेट कितना दूर है वो दिखाएगा। एसएल में भी राइट साइड में जो परसेंटेज दिखा रहा है कि आपकी करंट प्राइस से एसएल कितना दूर है वो दिखाएगा, जैसा हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिए ये एसएल बता रहा है 3.52, ऊपर देखिए वहां पे ऊपर के टेबल में, एंड टारगेट बता रहा है 0.82। तो ये जो टेबल है, ये आपके काम को आसान करता है, बाय सेल का सिग्नल नहीं देता। टेबल के कंपोनेंट्स को समझ में आए होंगे, तो उसके नीचे वही सेटिंग है उसकी टेबल की कि उसकी साइज क्या चाहिए, कहां पर रखना है, पोजीशन वगैरह क्या रखनी है, तो वो आपके हिसाब में सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद एक हमारा एडवांस फीचर है, वो है लोकेशन एनालिसिस। लोकेशन एनालिसिस हम लोग करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। आप बोलेंगे ये हायर टाइम फ्रेम क्या होता है, हमने यहाँ पे ऊपर देखा था DIT, WIT, ये सब क्या होता है, या ITF क्या होता है, ये मुझको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने पहले ही कहा था कि आप अगर नए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपने किसी से सीखा है तो ही आपको समझ में आएगा, आप इस कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो ही आपको समझ में आएगा। पर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बेफिक्र रहिए, आने वाले वीडियोस में हम इसको बहुत जल्द कवर करेंगे, ये सब चीजें क्या है, और इन डेप्थ में इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो मैं नीचे आता हूँ लोकेशन एनालिसिस पे। ये हम लोग जिसको कर्व एनालिसिस भी बोलते हैं, इसको हम लोग करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। तो अगर इसको मैं मार्क कर दूं, मैं सिलेक्ट कर लूं कि मेरा हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, तो ऐसा समझ के चलिए कि मेरा जो ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्टाइल है वो DIT ट्रेड का है। DIT मेरी जो पर्पज होता है मेरा ट्रेडिंग का, वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डेली इनकम ट्रेड होता है। तो मैं हायर टाइम फ्रेम में सिलेक्ट कर लूंगा डेली। एंड इसमें ये जो चीजें दिखा रहा है यहाँ पे, एक्सपेंसिव, फेयर एंड अफोर्डेबल, इसकी फॉन्ट की साइज क्या होनी चाहिए, मैं लार्ज कर दूंगा तो ये बहुत बड़ी हो जाएगी। अभी एक्चुअली बैकग्राउंड ब्लैक है एंड फॉन्ट का कलर भी ब्लैक है, इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको जब भी ऐसा लगे तब आप इसके सेटिंग में जाके जो कैनवस है और ये कर देता हूँ। ठीक है, ये इसकी सेटिंग है कर्व एनालिसिस की। बाय डिफॉल्ट ये स्मॉल है तो उसको स्मॉल ही रहने देता हूँ।
टेक्स्ट में इसमें क्या लिखा हुआ है वो इतना मैटर नहीं करता। आपको अगर फॉन्ट आपको लिखा हुआ पढ़ने भी नहीं आया तो वो भी इतना मैटर नहीं करता। कुछ लोग जो है इसको रिटेल एरिया बोलते हैं, इसको फेयर एरिया बोलते हैं, इसको होलसेल एरिया बोलते हैं। कुछ लोग इस एरिया को लो ऑन द कर्व बोलते हैं, इस एरिया को हाई ऑन द कर्व बोलते हैं। तो आप कुछ भी कह लीजिए, मेन जो है वो लोकेशन एनालिसिस है। सप्लाई जोन से सप्लाई जोन की डिजिटल लाइन से लेके डिमांड जोन के डिजिटल लाइन तक ये एरिया को चार हिस्से में डिवाइड कर देता, तीन हिस्से में डिवाइड कर देता है। ये फिबोनाची वाला जो टूल है इससे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से यहां तक सेटिंग में आइए, इसको ऑफ कर दीजिए। तो ये ऐसे भी ड्रॉ होता है, यहाँ पे कुछ अलग डालना है आपने नंबर्स। ये ऐसे भी चार पार्ट्स में ड्रॉ होता है, जो हमको सिखाया जाता है ना वो इस तरह से सिखाया जाता है कि इसको डिवाइड करना है चार पार्ट में, तो इस तरह से ये करो, ड्रॉ करो। लेकिन आपको ये ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारा जो टूल है वो आपको रेडीमेड ड्रॉ करके बता देता है। बल्कि ये भी बता देता है कि वो अफोर्डेबल है, फेयर है, एक्सपेंसिव है। तो ये कर्व एनालिसिस को हम लोग हमारे वीडियोस में आगे चल के इन डेप्थ देखेंगे। जब भी मैं डेली टाइम फ्रेम के अलावा दूसरी टाइम फ्रेम में जाऊंगा, जैसे 30 मिनट में गया, तो कर्व एनालिसिस मुझको यहाँ पे नहीं दिखाएगा। या मैं कोई और टाइम फ्रेम में चला जाऊं 3 मिनट के, तो मुझको कर्व एनालिसिस नहीं दिखाएगा। देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन भी है, डिमांड जोन भी है, लेकिन कर्व एनालिसिस नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने जो मेरा टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया है वो डेली सिलेक्ट किया है। अगर मैं चार्ट कर दूं तो अभी जो करंट चार्ट है उसके हिसाब में बता देगा। लेकिन एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे उसकी जरूरत ही नहीं होती। जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम है वो आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो। एंड इसकी उसकी जो कलरिंग है उसको भी आप आपके हिसाब में यहाँ से सेट कर सकते हो कि रिटेल एरिया का कलर, फेयर एरिया का कलर, होलसेल एरिया का कलर क्या होना चाहिए। ओके, तो ये हमने कर्व एनालिसिस देख लिया। उसके नीचे ऑप्शन है फॉलो थ्रू रूल्स। फॉलो थ्रू रूल्स जब ये ऑन रहेगा तब ऐसे ही जोन चार्ट पे मार्क होंगे जिनके अंदर अचीवमेंट है। अचीवमेंट यानी क्या? लोअर टाइम फ्रेम पे अचीवमेंट वाले जोन से ही बाय करना ही रिकमेंडेड है। हर जोन से हम लोग बाय नहीं करेंगे। फॉलो थ्रू जिनमें हुआ है उन्हीं जोन से हम लोग बाय करेंगे। अगर डिमांड जोन है तो लेग आउट कैंडल के बाद फॉलो थ्रू होना चाहिए। या अगर सप्लाई जोन है तो सप्लाई जोन के बाद फॉलो थ्रू होना चाहिए। इसके अंदर ऑप्शन है कि नंबर ऑफ कैंडल फॉर फॉलो थ्रू वेरिफिकेशन। अब इसमें बाय डिफॉल्ट 4 है। 4 का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे डिमांड जोन है तो ये फौरन ड्रॉ नहीं होगा, बल्कि 4 कैंडल्स का वेट करेगा, 4 कैंडल्स कंप्लीट होने का। अगर उसके अंदर फॉलो थ्रू है, फॉलो थ्रू हुआ है, तो ये डिमांड जोन ड्रॉ होगा, वरना नहीं होगा। तो एग्जीक्यूशन जो टाइम फ्रेम है आपकी, लोअर टाइम फ्रेम, उसमें इस ऑप्शन को आप हमेशा ऑन रखिए। फॉलो थ्रू का मतलब ये भी है कि उसने प्रीवियस पीवट को ब्रेक किया है, तो उसने प्रीवियस किसी स्विंग हाई को ब्रेक किया है, या अपोजिट में जो उसका सप्लाई जोन है उसको ब्रेक किया है। तो ये क्राइटेरिया मैच होगी तो ही उसको हम फॉलो थ्रू कंसीडर करेंगे। फॉलो थ्रू जोन्स को आप हमेशा ऑन ही रखिए। आप बोलेंगे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन क्या है? जब इसको मैं ऑन करूंगा ना, तो ऐसे ही जोन ड्रॉ होंगे जिनके फॉलो थ्रू में, यानी लेग आउट कैंडल के बाद फिर से लेग कैंडल बनी हो, यानी फॉलो थ्रू लेग कैंडल से हुआ हो। अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो आपको एक मिसाल बता देता हूं मैं। आप यहां पर देखिए, लेग कैंडल से फॉलो थ्रू नहीं हुआ था। लेकिन अगर मैं पीछे जाऊं, ये कैंडल बताऊं आपको, तो ये ड्रॉप बेस रैली एंड ये इनविजिबल रैली कैंडल है, ये लेग कैंडल। फिर से पीछे जाओ, देखिए ड्रॉप बेस रैली फिर से रैली। तो ये स्ट्रॉन्ग जोन जो होते हैं ना, इन पे ट्रेड करना हमेशा बेस्ट होता है। राइट वर्ड जोन एक्सटेंशन, यानी ये जो जोन बना है ये कितना एक्सटेंड होना चाहिए, ये उसकी सेटिंग है। ये सब इंटरफेस वाले चेंजेस है, आप इसके साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसको 20 कर दूंगा तो ये 20 बार और 10 बार एक्सटेंड हो जाएगा। पहले से 10 था और 10 बार एक्सटेंड हो जाएगा। देखिए ये बाय डिफॉल्ट 10 है, इसको रख देता हूँ।
आप एक्सटेंड जोन्स कर देंगे तो क्या होगा, जोन जो है वो एक्सटेंड हो जाएगा। इसकी भी हमको जरूरत नहीं है। पेनिट्रेशन टाइप टू डिलीट जोन, इसका मतलब ये है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जोन डिलीट कब होगा। अभी उसमें बाय डिफॉल्ट क्लोज है। क्लोज का मतलब ये है कि ये अगर डिमांड जोन है तो प्राइस जब इसके नीचे क्लोज होगी, प्राइस नीचे जाएगी नहीं, क्लोज होगी। जैसे ही प्राइस इसके नीचे क्लोज होगी ये डिमांड जोन डिलीट हो जाएगा। या सप्लाई जोन में ये जो डिजिटल लाइन है उसके ऊपर प्राइस क्लोज होगी तो ये जोन डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन उसके अंदर है हाई लो। हाई लो का मतलब ये है कि जब प्राइस इसके डिजिटल लाइन के नीचे डिमांड जोन के लो बनाएगी, क्लोज नहीं करेगी, सिर्फ लो बनाएगी और ऊपर आ जाएगी तो ये डिलीट हो जाएगा। या सप्लाई जोन के सप्लाई जोन की जो डिजिटल लाइन है इसके ऊपर प्राइस हाई बनाएगी, यानी ऊपर जाएगी लेकिन ऊपर क्लोज नहीं करेगी, नीचे आ जाएगी तो वो जोन डिलीट हो जाएगा। ये बाय डिफॉल्ट क्लोज है, आप उसको क्लोज ही रखें, वरना कभी कभी हाई लो रखने के बाद बहुत सारे जोन डिलीट हो जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग ये करते हैं, प्रीफर करते हैं कि अगर प्राइस इसके नीचे चली गई तो ये जोन जो है वायलेट हो गया, तो आप आपके हिसाब में उसको रखे। मैं क्लोज प्रीफर करता हूं इसलिए क्लोज है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो लेग इन कैंडल बॉडी साइज, यानी लेग कैंडल जो है आपकी, लेग इन कैंडल उसकी बॉडी कितनी होनी चाहिए एंड उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होनी चाहिए। लेग आउट कैंडल की बॉडी कितनी होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, वो डिटेल है। बेस कैंडल बॉडी साइज वक्त काम करेगा ऑप्शन जब ये नैरो रेंज कैंडल एज अ बेस ऑफ रहेगा, तभी ये वाला ऑप्शन काम करेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं कि बेस कैंडल की जब बॉडी 50% लेस हो तभी हम उसको कंसिडर करेंगे। कुछ लोग नैरो नैरो रेंज कैंडल्स को बेस कंसिडर नहीं करते। जैसा आप यहाँ पर अगर देखेंगे, ये ड्रॉप है, ये बेस है। आप इसकी अगर बॉडी देखेंगे तो ये 50% से ज्यादा है, ये वाली जो कैंडल है। जूम इन करके बता देता हूं आपको, बड़ा करके देखिए। ये जो बेस कैंडल है ना, इसकी बॉडी 50% से ज्यादा है, लेकिन हमारे इंडिकेटर ने इसको बेस कंसिडर किया है। क्यों? क्योंकि नैरो रेंज कैंडल एज अ बेस सिलेक्ट करके रखा हुआ है। तो इसको बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग है आप उसको ऑन रखिए। तो देखिए कुछ लोग इसको कंसिडर नहीं करते, लेकिन इस जोन का तो दिखाता हूं अगर दिखाने लायक हो तो। देखिए नैरो रेंज कैंडल है और बेस, उसको बेस कंसिडर करके जोन ड्रॉ हुआ है, तो क्या हुआ है, प्राइस ने सपोर्ट लिए। कुछ लोग इसको अगर नैरो रेंज को बेस कंसिडर ही नहीं करेंगे तो यहाँ पे डिमांड जोन बनेगा ही नहीं। तो इसको ऑन रखिए। ये सब चीजें हम लोग देखेंगे आगे। जोन स्केल शुड बी लेस देन लेग आउट, इसका मतलब ये है कि जो जोन की साइज है ना, ये लेग आउट और लेग आउट के बाद वाली जो कैंडल है उसके साइज से कम होना चाहिए। अगर उससे बड़ा है ये जोन की साइज, यानी डिजिटल लाइन से लेके प्रॉक्सिमल लाइन तक, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस अगर लेग आउट कैंडल के रेंज से बड़ा है तो वो जोन ड्रॉ नहीं होगा। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है यूज वीक ऑफ कैंडल इंस्टेड ऑफ बॉडी। इसको अगर मैं ऑन ऑन कर दूंगा तो ये वीक टू वीक जोन ड्रॉ हो जाएगा। देखिए वीक टू वीक ड्रॉ हो गया जोन। इसको वीक टू वीक ऑन रखने से प्रॉब्लम ये होती है कि आपका रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इनविजिबल कैंडल्स ऑन चार्ट करेंगे तो इनविजिबल कैंडल आपको ड्रॉ हो जाएगी। इनविजिबल कैंडल क्या होती है, ये हमने हमारे फर्स्ट वीडियो में कवर किया था। बेसिकली गैप अप एंड गैप डाउन कैंडल्स होती है। अगर हम इसको कह रहे हैं कि ये लेग कैंडल है, तो देखिए क्योंकि उसका हमने लो या क्लोज, सॉरी ओपनिंग है वो प्रीवियस क्लोज से कंसिडर किया है, ये स्ट्रॉन्ग लेग लेग कैंडल है। तो आपको अगर देखना है तो आप इधर से ऑन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कैंडल कलर्स। तो रैली, बेस एंड ड्रॉप, आप उनको ये ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं। कि अगर मैं ड्रॉप एंड रैली को ऑफ कर दूं, सिर्फ बेस रखूं, तो आप बेस कैंडल्स देख सकते हैं येलो कलर के। तो इसकी जरूरत उस वक्त होगी आपको जब आपको मैनुअल ड्रॉ करना होगा कि बेस कौन सी है, रैली कौन सी है, लेकिन आपको वो काम है ही नहीं।
आपको जोन्स ऑलरेडी प्लॉट करके मिल रहे हैं, या आपको कभी कंफ्यूजन हो कि बेस कैंडल कौन सी है जोन में, तो इसको आप ऑन करके देख सकते हैं। ये बाय डिफॉल्ट ऑफ है। उसके बाद ऑप्शन है कि मैक्सिमम बेस कैंडल्स, यानी जो जोन है वो मैक्सिमम कितने बेस कैंडल होने चाहिए। अगर मैं ऑफ कर देता हूं और बोलता हूं कि मुझको खाली एक बेस कैंडल चाहिए, तो ये जो है जोन डिलीट हो जाएगा और वही जोन ड्रॉ होंगे जिनमें एक बेस कैंडल है। देखिए ड्रॉप बेस ड्रॉप, या ड्रॉप बेस ड्रॉप, दो करूंगा तो जिनमें दो बेस कैंडल से वो भी ड्रॉ हो जाएगा। ड्रॉप, ये टू बेस रैली। ओके, ये उसकी सेटिंग है। उसके बाद ऑप्शन है कि आपको कौन कौन से जोन्स चाहिए चार्ट पे। रैली बेस रैली चाहिए नहीं चाहिए, आप ऑफ कर देंगे तो वो जोन डिलीट हो जाएगा, या उनका कलर कैसा होना चाहिए वो आप आपके हिसाब में कर दीजिए। ओके, उसके बाद जोन फॉन्ट सेटिंग है। तो ये जो जोन की जो फॉन्ट है, ये उसकी सेटिंग है। रैली बेस रैली का कलर किस तरह होना चाहिए, जैसे ये है रैली बेस रैली, तो मैं बोलता हूँ कि मुझको इसका कलर ब्लैक होना, ये ब्लैक हो जाएगा। साइज मुझको बड़ी चाहिए, लार्ज चाहिए, ये लार्ज हो जाएगी, सबकी लार्ज हो जाएगी। ओके, ये इसमें स्मॉल है, इसको स्मॉल ही रख देता हूँ। एंड बाय डिफॉल्ट ये ग्रीन है, इसको ग्रीन ही रख देता हूँ। ये सब विजुअलाइजेशन की सेटिंग है, आप किस तरह उसको देखना चाहते हैं उसकी सेटिंग है, इतने मेजर सेटिंग्स नहीं है। उसके बाद है टेस्टेड डिमांड जोन कलर। तो टेस्टेड जोन वो है जिनको प्राइस ने टच किया हो, इसको टच करके ऊपर चली गई तो ये क्या हो गया, टेस्टेड जोन। तो टेस्टेड डिमांड जोन जो होते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते, तो जो भी डिमांड जोन टेस्ट हो जाए उसका कलर क्या रखना है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा मैं चाहता हूँ कि इसका कलर जो है डिमांड जोन जो टेस्ट हो चुके हैं वो ये होना चाहिए, अलग होना चाहिए कुछ। तो जो भी आपको चाहिए उस हिसाब में आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ब्लू कलर है दोनों का, डिमांड जोन का भी एंड सप्लाई जोन का भी, जो भी टेस्ट हो चुका है वो आप आपके हिसाब में रखिए। और अलर्ट सेटिंग में आपको सेटिंग मेन ऑप्शन जो बताना था कि ऑन डिमांड जोन आपने रखे हैं ना, कि आपको डिमांड जोन पे अलर्ट आनी चाहिए, तो इसको इसको आप हमेशा ऑफ रखिए। टेस्टेड डिमांड जोन को, टेस्टेड डिमांड जोन को ऑफ रखेंगे तो क्या होगा कि जो डिमांड जोन टेस्ट नहीं हुए हैं उसी का अलर्ट आप, और हम लोग मालूम है हम लोगों को कि अगर डिमांड जोन टेस्ट हो जाए तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां के ऑर्डर्स जो है वो फिल हो गए होंगे ऑलरेडी। तो जब भी आप डिमांड जोन पे आने वाला अलर्ट लगाएंगे तो इसको ऑफ कर दीजिए, टेस्टेड डिमांड जोन को। इसको ऑन रखिए सप्लाई जोन को। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड में टेस्टेड जोन को ऑन रखना चाहिए, वरना हम अगर इसको ऑफ कर दे तो हमको सही से अलर्ट नहीं आएंगे, या अलर्ट आएंगे तो वो उतने रिलायबल नहीं होंगे। उसके बाद नीचे ऑप्शन है वायलेटेड जोन, यानी जो जोन बन चुके हैं और वायलेट हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं, वो जोन्स को अगर आपको देखना है तो इसको ऑन करके देखिए। आपको अगर एक्सपेरिमेंट करना है कि कौन कौन से डिमांड जोन बने थे एंड कौन कौन से डिमांड जोन डिलीट हुए थे, तो वो देखने के लिए आप इसको ऑन कर सकते हैं। तो मोस्टली हमारा डिमांड जोन का जो है एंड सप्लाई जोन का ये सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद सेटिंग है स्विंग हाई एंड स्विंग लो। इसको अगर मैं ऑन कर दूं तो ये जो मेजर पीवर्ड्स होते हैं वहां से स्विंग हाई एंड स्विंग लो ड्रॉ होगा। मैं डिमांड जोन को हाइड कर देता हूं आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जितने डिमांड जोन से मैंने उनको ऑफ कर दिया है, सप्लाई जोन से उनको ऑफ कर दिया। देखिए आप लाइन दिखेंगे आपको चार्ट। तो स्विंग लो एंड स्विंग हाई ये भी सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस का काम करते हैं। बेसिकली जो सपोर्ट लाइन ड्रॉ करते हैं ना चार्ट पे, जो ट्रेडिशनल सपोर्ट लाइंस होती है या सप्लाई लाइंस होती है, जिसको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइन भी बोलते हैं, तो ये वो है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लाइंस। बाय डिफॉल्ट ऑफ है, आपको अगर चाहिए तो आप इसको ऑन कर सकते हैं, और ये उसकी सेटिंग है। कुछ लोगों को 4 मूविंग एवरेज चाहिए रहते हैं, इसलिए हमने 4 मूविंग एवरेज ऐड की, 8, 20, 50 एंड 200। अभी जैसा मैं डेली देख रहा हूँ टाइम फ्रेम, एंड मैं चाहता हूँ कि डेली पे मुझको वीकली का EMA 20 दिखे, तो मैं इसको जैसे वीकली कर दूंगा तो वीकली टाइम फ्रेम का जो EMA 20 है वो प्लॉट हो जाएगा चार्ट पर। वैसे हमको डेली पे वीकली की जरूरत नहीं होती, बल्कि लोअर टाइम फ्रेम पे
जैसा 15 मिनट पे हमको डेली के EMA20 की जरूरत होती है चेक करने के लिए कि प्राइस EMA20 से एक्सटेंडेड है या नहीं है। ओके, तो आपको जो यूज करना है वो कर सकते हैं, हम बेसिकली यूज नहीं करते हैं, EMA20 यूज करते हैं एक्सटेंडेड है प्राइस या नहीं वो चेक करने के लिए। पहले हम लोग ट्रेंड देखने के लिए EMA50 का यूज करते थे, लेकिन हमको जो ट्रेंड है वो यहाँ पे दिख जाता है, तो हम उसको भी ऑफ कर दिए हैं। कुछ ब्रदर्स ने रिक्वेस्ट किए थे कि बॉलिंजर बैंड ऐड करो, इसलिए हमने ऐड किए हैं। हम यूज नहीं करते, हमारे कुछ यूजर्स की रिकमेंडेशन आया था कि वो यूज करते हैं, लेकिन उनका फ्री अकाउंट है, इसलिए उनको बॉलिंजर बैंड भी यूज करना है, इसलिए हमने ऐड किया है। और बाकी के जो 4 EMA जो है ना, वो भी रिक्वेस्ट पे ही ऐड हुए हैं, वरना हम यूज नहीं करते हैं। ओके, तो ये पूरी सेटिंग थी। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर मुझको अभी अलर्ट लगाना है तो मेरी क्या सेटिंग होनी चाहिए, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अलर्ट कौन से टाइम फ्रेम पे लगाना है, मुझको अलर्ट लगाना है 15 मिनट टाइम फ्रेम। मैं 15 मिनट पे चला गया। ओके, इंडिकेटर्स में आया, क्लिक किया, इंडिकेटर लग गया चार्ट पे। एकदम क्विक बताता हूं, मैं नीचे आऊंगा, मुझको डिमांड जोन पे आएगा तो अलर्ट चाहिए, तो ये सब बाय डिफॉल्ट ऑन है। फॉलो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ऑन है, एक्सटेंडेड कंडीशन ये सब बराबर है। इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मेरी कौन सी है, तो इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम मेरी 75 मिनट है, तो मैं वो 75 मिनट सेलेक्ट करूंगा। हायर टाइम फ्रेम कौन सा है, हायर टाइम फ्रेम मेरा डेली है, वो सिलेक्ट कर लिया। ये सेटिंग जो मैं बता रहा हूँ ये अलर्ट के लिए बता रहा हूँ। ओके, एंड नीचे आऊंगा मैं, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे आऊंगा, एंड टेस्टेड डिमांड जोन्स को ऑफ कर दूंगा। ये हो गई मेरी सेटिंग अलर्ट लगाने के लिए। तो जब भी प्राइस फ्रेश डिमांड जोन पे आएगी इन कंडीशंस के साथ तो आ जाएगा। ओके, अभी आपने एक बार अलर्ट लगा दिए, जैसा मैं 4 पे अलर्ट लगा दिया। अलर्ट लगाने के बाद अगर आप इसको डिलीट भी कर देंगे ना, तो वो अलर्ट आपका यहाँ पे रहेगा अलर्ट्स के अंदर। आप उसको चाहे तो चार्ट से रिमूव कीजिए। ये हमने कल लगाए थे, BTC में मैं ट्रेड नहीं करता। कल मैं जब ये कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहे थे हम लास्ट वीडियो की, तो हमने ये सब अलर्ट लगाए थे, ये वही अलर्ट्स हैं। तो जो भी आप अलर्ट लगाएंगे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। ओके, अगर आपने चार्ट से रिमूव भी किए इंडिकेटर को, तो भी अलर्ट पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। या हमारा कोई अपडेट आ जाए, जैसा अभी वर्जन 6 चल रहा है, मैं कोई अपडेट कर दूं कि कुछ पर आप उस मेजर अपडेट वाले इंडिकेटर को फिर से चार्ट पे ऐड करोगे, तो भी वो अलर्ट अपडेट नहीं होगा, बल्कि वो अलर्ट पुराने इंडिकेटर के हिसाब में ही होगा। तो क्या करना है, आपने वो अलर्ट्स को डिलीट करना है और फिर से अलर्ट लगाना है। या आप, या समझ लीजिए अभी आपने अलर्ट लगा दिए, अलर्ट लगाने के बाद आप उसके अंदर कुछ इंडिकेटर में सेटिंग में चेंज करते हैं, तो उसका असर अलर्ट पर नहीं होगा। आप इसमें अगर कुछ भी चेंज करते हैं, जैसा मैं रिसेंट डिमांड जोन को ऑफ कर दिया था अलर्ट लगाने के लिए, अगर मैं इसको फिर से ऑन कर देता हूं अलर्ट लगाने के बाद, सेम इंडिकेटर है, मैंने रिमूव नहीं किया हूं, तो उसका असर इंडिकेट अलर्ट पे नहीं पड़ेगा। ये बात आपने ध्यान में रखना है। एक बार अलर्ट आपने जिस कंडीशन पे लगा दिया, तो वो उसी कंडीशन पे अलर्ट रहेगा, फिर आप चाहे तो उस इंडिकेटर कर दे। ये बात दिमाग में डालिए। तो जब भी आपको अपडेट आएगा, तो आपने अलर्ट को, प्रीवियस अलर्ट्स को स्टॉप कर देना है एंड फिर से अलर्ट लगाना है। ओके, ये तो हो गया अलर्ट वाली बात। अभी मैं फिर से बताता हूं, अगर मुझको लोअर टाइम फ्रेम पे देखना है तो मैं क्या करूंगा। जैसा मेरी लोअर टाइम फ्रेम डेली है, तो मैं गया इस पे क्लिक किया, तो ये बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं ना, ये सब ओके हैं एग्जीक्यूशन के लिए। अभी मेरा हायर टाइम फ्रेम जो है वो डेली है, तो मैं चाहता हूँ हायर टाइम फ्रेम मुझको कर्व एनालिसिस दिखे, तो मैं कर्व एनालिसिस पे यहाँ से एनेबल कर दिया, ऐसे मैं डेली कर दिया। तो जब डेली पे जाऊंगा तो मुझको कर्व एनालिसिस दिखेगा। अभी मैंने ओपन किया है मेरा पेड अकाउंट। जिन लोगों के पास पेड अकाउंट है, वो लोग किस तरह से चार्ट की सेटिंग करते हैं
कर सकते हैं, मैं वो इसमें कवर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक आपको अपडेट बता दूँ जो सबके लिए है। मैं ये 15 मिनट की चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। इसमें आप देखेंगे कि ये डॉट डॉट दिख रहा है कुछ मुझको चार्ट पे, ये डॉट डॉट डॉट। तो आपको मालूम होगा कि हम 15 मिनट पे या 75 मिनट पे डेली का ईएमए देखते हैं, ईएमए 20। ये वही है लेकिन लाइन दिख नहीं रही है। अभी यस्टरडे तक मैं अभी जो आपने रिकॉर्डिंग देखी है, अभी तक की जो आपने वीडियो देखा है वो यस्टरडे की रिकॉर्डिंग है। और जैसे ही मुझको टाइम मिल रहा है तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी आज 5 तारीख है और 5 तारीख को मैं देख रहा हूँ तो ये मुझको डॉट डॉट दिख रहा है, बल्कि लाइन नहीं दिख रही है। तो मैं इसकी सेटिंग में जाता हूँ एंड यहाँ पर लाइन की जगह पे मैं सर्कल से वो कर लेता हूँ सिलेक्ट। एंड कलर जो लिखा हुआ, कलर का जो ऑप्शन है यहाँ पे फास्ट ईएमए के सामने आप, इसको मैं यहाँ पे थिक कर देता हूँ, ऐसा कर देता हूँ एंड ओके कर देता हूँ। देखिए ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ना, ये ईएमए 20 है। ये पता नहीं ट्रेडिंग व्यू का ये कोई नया रिस्ट्रिक्शन है उन इंडिकेटर्स के लिए जो एक ही इंडिकेटर में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसा हमारा ये एक इंडिकेटर है डिमांड एंड सप्लाई का, लेकिन डिमांड एंड सप्लाई जोन के साथ इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको फ्री में मिल रही है। यानी अलग अलग आपको अलग 4 ईएमएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग से आपको बॉलिंजर बैंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये टोटल 5 इंडिकेटर है, 4 अलग अलग टाइप के ईएमएस एंड बॉलिंजर बैंड। ये सब, ये 5 चीज़ें, इसके अलावा स्विंग हाई स्विंग लोज एंड इसके अलावा डिमांड जोन, ये सब चीज़ें आपको एक ही इंडिकेटर में मिल रही है। तो ट्रेडिंग व्यू के जो फ्री अकाउंट में हम मैक्सिमम 2 इंडिकेटर लगा सकते हैं, लेकिन ये इंडिकेटर तो आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। तो हो सकता है कि ट्रेडिंग व्यू का ऐसा कोई नया अपडेट हो जो ये सब रिस्ट्रिक्शन डाल रहा हो। तो आइडिया नहीं कि ये क्या है, ट्रेडिंग व्यू का कोई ग्लिच है, कोई बग है, या उनका कोई नया रिस्ट्रिक्शन है। तो ये एक आपको डिटेल जो है नई वाली ये शेयर करनी थी, नया अपडेट। ओके, तो जस्ट आप सेटिंग में जाइए, स्टाइल में जाइए एंड यहाँ पे फास्ट ईएमए में जो है यहाँ पे सर्कल सेलेक्ट कीजिए। और सर्कल अगर नहीं भी है, जैसा भी लाइन है तो भी चल जाएगा। ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं वो ये है ईएमए 20 है। जिस तरह आपको थिकनेस चाहिए वो आप आपके हिसाब में कीजिए। ओके, तो अब आते हैं हम पेड अकाउंट एंड फ्री अकाउंट के डिफरेंस पे। तो आपके पास अगर फ्री अकाउंट है ना, मैं तो आपके सिंगल विंडो होंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको बार बार टाइम फ्रेम यहाँ पे स्विच करना पड़ेगा। और हो सकता है सेटिंग के अंदर भी आपको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो फ्री अकाउंट का जो फ़ायदा है वो ये है कि आप एक ही विंडो में बहुत सारे टाइम फ्रेम्स देख सकते हैं। जैसे 4 टाइम फ्रेम्स में देख सकता हूँ, मुश्किल इनफ है 4 टाइम फ्रेम्स। तो आपको अगर ख़रीदना है तो 4 टाइम फ्रेम वाला, 4 विंडो वाला जो है अकाउंट वो आप खरीद सकते हैं ट्रेडिंग व्यू का। इसमें फ़ायदा ये है कि आपको बार बार विंडो स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग टाइम फ्रेम स्विच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको 75 मिनट एंड 125 मिनट टाइम फ्रेम का एक्सेस मिल जाएगा। एंड जो मेजर चीज़ जो है पेड अकाउंट की वो ये है कि आप अलर्ट लगा सकते हैं। तो आपके पास फ्री अकाउंट है तो ऐसी बात नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते। खाली इतना ही है कि आपका काम बढ़ जाएगा। आप 75 मिनट एंड 125 मिनट की जगह पे 1 आवर या 2 आवर यूज़ करना है आपने, एंड आप अलर्ट नहीं लगा पाएंगे। वो आपको हर स्टॉक मैनुअल चेक करना पड़ेगा कौन सा डिमांड जोन पे आया है या कौन सा नहीं आया है। और फ्री अकाउंट में आप जो वॉच लिस्ट में 30 स्टॉक ही ऐड कर सकते हो, तो 30 से ज़्यादा है तो आपको हर बार यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो ये सब लिमिटेशन है फ्री अकाउंट के। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ, आप अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर है तो आपके पास पेड अकाउंट होना चाहिए। ओके, और ये बात इस इंडिकेटर तक महदूद नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई जोन के। अब कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसके अंदर मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड क्या है वगैरह वो सब चेक करना ज़रूरी होता है, टॉप डाउन अप्रोच जिसे कहते हैं। तो सिर्फ ये इंडिकेटर नहीं, आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी हो उसमें टॉप डाउन अप्रोच करना लाजिम ही है अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहना है। तो ये टॉप डाउन अप्रोच जो 4 विंडो का है इसके लिए रिकमेंड करता हूँ मैं कि पेड अकाउंट हो एंड अलर्ट वाला जो फीचर है उसके लिए। ओके, तो पेड अकाउंट जब आपका होगा तो आपको इस तरह से कुछ विंडो लगानी है। 4 विंडोज़ कैसी लगानी है मैं आपको बता देता हूँ लगा के। मैं यहाँ पे जाता हूँ न्यू लेआउट पे, न्यू लेआउट पे जाने के बाद लोड हो रहा है। आपको यहाँ पे जाना है टॉप पे, यहाँ पे जो लेआउट का सेक्शन है यहाँ पे 4 विंडोज़ करनी है।
ये 4 विंडो लग जाएगी। ओके, वॉल्यूम को मैं डिलीट कर देता हूँ चारों विंडो से। आप अगर वॉल्यूम एनालिसिस करते हैं तो उसको ऑन रखें, कि जिस तरह से रखना है। उसके बाद मैं इंडिकेटर को ऐड करता हूँ। मैंने सर्च किया स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई। तो ये जो आपको नीचे दिख रही है ये सब मेरे टेस्टिंग के है, पर्सनल है। मेन जो है वो यही है, स्मार्ट मनी डिमांड एंड सप्लाई लॉक होगा, जो कि पेड है। इसको मैं लगा देता हूँ 15 मिनट। अभी ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में लग गया। इसकी सेटिंग में आता हूँ मैं, यहाँ पर इनपुट्स में आता हूँ। सब सेटिंग जो है ओके है। मुझको ट्रेड कंपोनेंट्स चाहिए। ओके, एंड ट्रेंड जो है मुझको डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, तो मैं इसको ऑफ कर दूंगा। एंड मुझको ये जो ईएमए है डेली टाइम फ्रेम का देखना है, तो मैं वो कर दूंगा। तो हम लोग लास्ट टाइम देखे थे कि इसमें प्रॉब्लम आ रहा है डेली का, जैसे ही मैं कर रहा हूँ तो देखिए लाइन लाइन गायब हो गई। तो मैं इसके सेटिंग में आता हूँ एंड इसको मैं ठीक कर देता हूँ। फिर मैं जूम आउट करूँगा तो ये जो मुझको डॉट डॉट दिख रहा है ये EMA 20 है। फिर मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने 75 मिनट कर दिया टाइम फ्रेम। तो सेटिंग में आया मैं, यहाँ पर मुझको जो है ट्रेंड देखना है। मैं इसको ITF ट्रेंड को ऑन कर दिया एंड यहाँ पे 75 मिनट कर दिया। इसको ओके कर दिया। इसी को मैंने कॉपी कर दिया, यहाँ पे टाइम फ्रेम मैंने डेली का सिलेक्ट किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। Ctrl+C, आप इंडिकेटर को क्लिक करके Ctrl+C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा, Ctrl+V करेंगे तो वो पेस्ट हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं आया सेटिंग में एंड ITF ट्रेंड जो है इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम ट्रेंड, इसको मैंने डेली कर दिया। हायर टाइम फ्रेम भी अगर मुझको ट्रेंड देखने का है तो मैं इसको यहाँ से ऑन कर सकता हूँ। मैं अभी इसको डेली को ऑन कर देता हूँ यहाँ से। एंड मुझको कर्व एनालिसिस भी चाहिए डेली पे। एंड जो ये EM है ये बहुत मोटी लाइन दिख रही है, तो मैं इसको ये कर देता हूँ क्योंकि वो डेली का ही है। इसको ये कर दिया। बस इतनी ही सेटिंग है जो डेली टाइम फ्रेम पे करनी थी। ओके कर दिया। मैं इसको यहाँ से Ctrl+C दबाया, नीचे Ctrl+V कर दिया, इसको मैंने वीकली कर दिया। इसके सेटिंग में गया मैं इंडिकेटर के, इसके यहाँ पर आके मैंने इसको ऑफ कर दिया एंड इसको ऑन कर दिया। तो ये मुझको वीकली का ट्रेंड बताएगा नीचे। एंड यहाँ पर मुझको ट्रेड कंपोनेंट्स नहीं चाहिए वीकली टाइम फ्रेम पे, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। कर्व एनालिसिस चाहिए। ट्रेड कंपोनेंट का इस्तेमाल तो हम लोअर एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम में करते हैं ना, इसलिए मैंने उसको ऑफ कर दिया। एंड फास्ट EMA जो है मैं इसको चार्ट कर देता हूँ या वीकली कर देता हूँ। ये जो है EMA मुझको वीकली का दिखाएगा। तो ये हो गई सेटिंग। इसमें भी आप अगर डेली टाइम फ्रेम में भी आप अगर ये नहीं करते, एंट्री नहीं करते, लोअर टाइम फ्रेम में ही करते 15 मिनट या 75 मिनट में, तो आप इसमें भी ये टेबल को ऑफ कर सकते हैं, ट्रेड कंपोनेंट्स टेबल को। ओके, तो ये हो गई सेटिंग। आप बोलेंगे ये चार चार विंडोज क्यों लगाए हैं? तो ये 4 विंडो से मेरे 2 टाइप के ट्रेड होते हैं, DIT ट्रेड और WIT ट्रेड। DIT ट्रेड में हमने 3 टाइम फ्रेम देखने होते हैं ना, डेली टाइम फ्रेम, 75 मिनट इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एंड एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम, यानी लोअर टाइम फ्रेम जो है वो 15 मिनट या 5 मिनट, तो जो भी हो आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिए। ये लोअर टाइम फ्रेम, नीचे है वो सेकंड टाइम फ्रेम जो है वो इंटरमीडिएट, डेली की जो है वो हायर टाइम फ्रेम। तो इसमें मैं कर्व एनालिसिस ऑन कर रखा हूँ। यहाँ पर मैं ट्रेंड चेक करूंगा 75 मिनट पे एंड एग्जीक्यूशन लोअर टाइम फ्रेम पे करूँगा। ओके, अभी आप बोलेंगे ये वीकली क्यों? तो ये WIT ट्रेड के लिए है। WIT ट्रेड में मेरा हायर टाइम फ्रेम वीकली होगा, इंटरमीडिएट डेली होगा एंड एग्जीक्यूशन 75 मिनट पे होगा। तो वीकली पे मैं कर्व एनालिसिस करूंगा, लोकेशन एनालिसिस यहाँ पे करूंगा एंड डेली टाइम फ्रेम पे आऊँगा यहाँ पर एंड यहाँ पे मैं ट्रेंड एनालिसिस करूंगा एंड वीकली टाइम एंड 75 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं एग्जीक्यूशन करूंगा। ये जब आपकी एक बार सेटिंग्स
लग गई चार्ट पे, तब आप इसमें एक ऑप्शन है इंडिकेटर टेम्पलेट का। तो ये मैं 15 मिनट पे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक किया, इंडिकेटर टेम्पलेट में गया, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट कर दिया एंड नाम डाल दिया 15 मिनट, मेरा ऑलरेडी सेव है, एंड रिमेंबर इंटरवल कर दिया। तो क्या होगा, ये जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट की, इस इंडिकेटर के सेटिंग के साथ सेव हो जाएगी। आप उसका नाम कुछ भी रखिए, सेम इसी तरह आप चारों को सेव कर दीजिए। इस 75 मिनट पे यहाँ पे चार्ट पे क्लिक कीजिए, इसमें जाइए, सेव इंडिकेटर टेम्पलेट में जाइए, 75 मिनट लिखिए, रिमेंबर इंटरवल करके सेव कर दीजिए। और जो भी आप ये बनाएंगे उसको यहाँ पे स्टार करके रख दीजिए। जैसे जैसे मैंने 125 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 75 मिनट डेली को यहाँ पे स्टार किया है, वीकली को किया है, तो क्या होगा वो आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी देखिए, ये मैं 15 मिनट की स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होगा, यहाँ पर क्लिक न करते हुए मैं यहाँ पे 75 मिनट पे क्लिक करूँगा, तो क्या होगा, जो 75 मिनट की टाइम फ्रेम भी ओपन हो जाएगी और 75 मिनट पे इंडिकेटर की जो सेटिंग्स है वो भी ओपन हो जाएगी। तो ये एक एडवांस फीचर है, आपको बता देता हूँ मैं। अब मैं डेली पे क्लिक कर दिया, तो ये डेली का टाइम फ्रेम ओपन हो जाएगा एंड इंडिकेटर की जो सेटिंग है डेली के हिसाब में वो हो जाएगी। ओके, एक और एक सेटिंग जो है मैं बताना भूल गया। अब जब ये करेंगे 75 मिनट पे एग्जीक्यूशन, तो हमारा जो ये होगा SL बफर, यहाँ पे हमने WIT सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये सेटिंग हो गई पेड अकाउंट के लिए। अलर्ट वाला मैं आपको फीचर बताया था, बहुत पावरफुल है। मैं आपको, ये मेरा पेड अकाउंट है, इसमें बता देता हूँ। इसको अलर्ट को ऑन करता हूँ। देखिए आज कितने सारे अलर्ट्स आए थे, 356 मेरे अलर्ट लगे हुए हैं। ये सब डिमांड जोन, सप्लाई जोन वाले ही अलर्ट हैं। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं। नीचे डाउन में आऊँगा तो ये 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं। ये देखिए, ये अलर्ट लॉग, ये सब मुझको अलर्ट आए हुए हैं। तो आई होप आज के इस सेशन से, आज की इस वीडियो से आपको इंडिकेटर को इफेक्टिवली किस तरह से यूज करना है वो सब अच्छे से मालूम पड़ गया होगा।